तो आज हम बात करते हैं व्याकरण के बारे में। व्याकरण को अंग्रेजी में ग्रामर कहते हैं। व्याकरण शब्द का हम यदि टुकड़ा करें तो वी धन आ धन क्री धन अन, अर्थात इसमें वी और आ हैं वो दोनों उपसर्ग हैं, जो क्री हैं वो धातु हैं जिसका अर्थ होता है करना, और अन है वो प्रत्यय हैं। अर्थात इस शब्द का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा विशेष रूप से आबद्ध करने वाली या बांधने वाली। किनको बांधने वाली? नियमों को बांधने वाली। किन के नियमों को? भाषा के नियमों को बांधने वाली। देखिए इसकी परिभाषा, भाषा को नियमों में बांधने या आबद्ध करने वाली क्या होती है? व्याकरण होती है, या शब्दों के अनुशासन को ही व्याकरण कहते हैं। अर्थात शब्दों को, भाषा की दृष्टि से शब्दों को अनुशासित करना ही व्याकरण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे रमेश विद्यालय जाता है। व्याकरण की दृष्टि से वाक्य एकदम शुद्ध है, सही है, लेकिन इस वाक्य को यदि मैं थोड़ा अलग लिख दूं, जैसे है पहले लिख दिया, है फिर विद्यालय रमेश जाता, इस वाक्य को पढ़ने में थोड़ा हमें अजीब लगता है, अनूठा लगता है, थोड़ा अलग है ये। क्यों अलग है? क्योंकि यह भाषा की दृष्टि से या साहित्य की दृष्टि से या व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है। क्योंकि वाक्य का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले कर्ता ही आता है, उसके बाद में कर्म आता है और उसके बाद में क्रिया आती है। तो यह भी एक नियम है, अर्थात ये वाक्य नियम के अकॉर्डिंग के अनुसार नहीं है। अतः व्याकरण का यही नियम या शब्द अनुशासन है, अर्थात शब्दों को अनुशासित करना, शब्दों को अनुशासन में रखना ही व्याकरण कहलाता है। आइए हम अब बात करते हैं भाषा के बारे में। भाषा, मनुष्य के लिए भाषा सदैव मुख्य उसका अभिव्यक्ति का साधन रही है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को अपने विचारों का आदान प्रदान सदैव करना ही पड़ता है ना। भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ बोलना होता है, सभी जानते हो आप। भाषा ही मनुष्य की पहचान होती है। परिभाषा देख लीजिए, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भावों व विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। जिस माध्यम से हम अपने मन के भाव, मस्तिष्क के विचार, उनको बोलकर किस तरह से प्रकट करते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। और भाषा के माध्यम से ही मनुष्य की पहचान होती है। अतः अब इस भाषा को प्रकट करने के लिए किन किन माध्यमों का या अपने विचारों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करने के कौन कौन से माध्यम हैं, कौन कौन से मीडियम हैं, कौन कौन से तरीके हैं, तो इसमें 3 तरीके हैं। पहला है लिखित भाषा, दूसरा मौखिक भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा है वो लिखकर, मौखिक भाषा है वो बोलकर, और सांकेतिक भाषा है वो इशारे करके या संकेत करके किसी को इंगित करने के लिए काम आती है। लिखित भाषा है उसके खूब सारे स्रोत हैं, जैसे पत्र पत्रिकाएं हैं, किताबें हैं, ग्रंथ है, साहित्य है, इतिहास है, वो सब लिखित भाषा का ही स्रोत है। मौखिक भाषा है बोलकर, अर्थात कोई भी 2 व्यक्ति है, कोई सभा को संबोधित करना है तो उसके लिए व्यक्ति एक दूसरे से बोलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, मौखिक, मुख से संबंधित। सांकेतिक, संकेत से, है ना, इशारे करके या संकेत करके, अर्थात यह पद्धति किसी दूर खड़े व्यक्ति को इशारे करके बताने में या अपने विचार उसको बताने के लिए संकेतों के माध्यम से ये काम आ सकता है, या फिर संकेतों के माध्यम से किसी गूंगे या बहरे व्यक्ति को भी इस माध्यम से भाषित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं भाषा की। तो प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप होता है और प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। लिपि को इंग्लिश में स्क्रिप्ट बोलते हैं। जैसे अपनी हिंदी और संस्कृत भाषा है तो उसकी लिपि देवनागरी होती है। जैसे अंग्रेजी भाषा है तो उसकी लिपि रोमन लिपि हो गई। विश्व की एकमात्र ऐसी भाषा है, ऐसी लिपि है रोमन लिपि, जिसमें मात्रा नहीं होती है, ध्यान रहे मित्रों।
अब आती है पंजाबी भाषा, तो वह गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा है वो फारसी लिपि में लिखी जाती है। लगभग अधिकांश जो लिपि होती है, जिस भाषाओं की लिपि होती है, वह बाएं से दाएं में लिखी जाती है, बाएं से दाएं में। लेकिन जो ये उर्दू भाषा की फारसी लिपि है वह दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, दाईं ओर से बाईं ओर। लिपि की परिभाषा देख लीजिए, तो किसी भी भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं वर्ण के बारे में। तो जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण कहलाता है। आपने पढ़ा होगा मित्रों पिछली कक्षा में कि जो भाषा होती है उसकी 3 इकाइयाँ होती है, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण होता है वो उसकी सबसे छोटी इकाई होती है। तो ध्वनि के लिखित रूप को या लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है या वर्ण होती हैं। वर्णमाला, वर्णमाला, माला का मतलब आप जानते हैं, कोई भी चैन, श्रृंखला, उसे माला कहते हैं। तो यह किसकी माला है? वर्णों की माला, इंग्लिश में से बोलते हैं अल्फाबेट। वर्णों के क्रमबद्ध समूह या व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कुल वर्ण हिंदी में 52 होते हैं, जिसमें 11 स्वर हैं, 2 अयोगवा हैं। 11 स्वर और 2 अयोगवा। व्यंजन हैं वो 33 होते हैं, प्लस 4 वो संयुक्त व्यंजन है, और द्विगुण या उपयुक्त व्यंजन है वो 2 है, ड और ढ। उसके बाद में वर्णों के भेद, वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। कुल स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। स्वर को इंग्लिश में वोवेल्स बोलते हैं। परिभाषा देखिए, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके या जिन वर्णों को बिना किसी वर्ण की सहायता के बोला जा सके, उच्चारित किया जा सके, उसे क्या कहेंगे? स्वर। जैसे मैं बोल रहा हूं आ, अर्थात इन वर्णों को या इन स्वरों को, पूरे स्वरों को बोलने पर मुख के किसी भी भाग की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात यह स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है। उसके बाद में स्वरों की कुल संख्या 11 होती है और मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। क्यों? क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। नोट, एक देखो विशेष बात बता रहा हूं, अ एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। उसके बाद में स्वर के भेद, स्वर के 2 भेद होते हैं वापस, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। ये होते हैं संख्या में 4, अ, ई, उ और री। और दूसरा दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, ये होते हैं 7, आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। इसके बाद में व्यंजन कुल 33 होते हैं, बताया आपको। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से किया जाता है, जैसे क। तो क में जब तक अ नहीं आएगा तब तक ये पूरा क नहीं बोला जा सकता है, अर्थात इस व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ी। जैसे क प्लस आ, अर्थात ये एक व्यंजन है और ये आ है वो स्वर है, अर्थात क और आ को मिलाने के लिए हमें का, तो हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। आइए अब बात करते हैं व्यंजन के बारे में। तो स्पर्शी व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन, मुख्य भेद ये 3 ही होते हैं। स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत 25 वर्ण आते हैं, अंतःस्थ में 4 और उसमें में 4। बात करते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छूना या किसी को टच करना। परिभाषा, वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ, होठ, तालु का स्पर्श होता है, या वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख में कोई भी 2 भाग आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रथम है क वर्ग।
क, ख, ग, ग और अंग, ये 5 वर्ण आते हैं। वैसे के वैसे च, ट, त और प वर्ग, पांचों वर्गों के 5-5 वर्ण हैं। कुल मिला के ये 25 हो गए। प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ण होता है, वह नासिक होता है, अर्थात अनुनासिक जिसे कहा जाता है ना। उसके बाद में आता है अंतःस्थ। अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अंत, अंत का मतलब अंदर और स्थ का मतलब रहना, अर्थात वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर वो मुख के अंदर ही उनका उच्चारण हो जाता है। अतः जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती हैं, अर्थात य, र, ल और व। उसी प्रकार आगे ऊष्मी व्यंजन। शाब्दिक अर्थ होता है ऊष्मा, गर्मी या गर्माहट। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा मुख से वाष्प के रूप में निकलती है ना, भाप के रूप में। 4 होते हैं, श, श, स और ह, ये 4 होते हैं। उसके बाद में संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण होता है 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष, क्ष का टुकड़ा होता है क, श और अ। त्र का टुकड़ा त, र और अ। ज्ञ, ज, य प्लस अ। श्र का स, र और अ। उसके बाद में आते हैं अयोगवाह। अयोगवाह। अ का मतलब एक उपसर्ग है, ध्यान रहे। अ का मतलब नहीं, योग का मतलब जुड़ना या जोड़ किसी के साथ में, वाह यानी वहने वाली, वाहन करने वाली। अर्थात अयोगवाह वर्ण जिनका किसी के साथ में मेल न होता है, वो किसी के साथ में जुड़ते भी नहीं है। वे वर्ण जिनका योग न होने पर भी साथ साथ चलते हैं, योग नहीं होता है, सिर्फ वो साथ साथ चलते हैं, जो न तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। ध्यान रहे, अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों अयोगवाह हैं। कई बार अनुस्वार और अनुनासिक को हम सेम ले लेते हैं, अलग अलग परिभाषा इनकी भी। अनुस्वार होता है उसके ऊपर सिर्फ एक बिंदी लगती है, अनुस्वार को नाक से बोला जाता है उच्चारित, जबकि अनुनासिक होता है वो नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है। तो अनुस्वार की परिभाषा देखिए, जिस ध्वनि के उच्चारण में हवा नाक के द्वारा बाहर निकलती है वो तो हो जाएगा अनुस्वार, जैसे कि संवाद, संसार, संविधान, संतोष आदि। और यदि अनुनासिक देखो, इसका ये जो चिन्ह है वो होता है चंद्रबिंदु। जिस ध्वनि के उच्चारण में हवा नाक व मुंह दोनों के द्वारा बाहर निकलती है वो हो जाएगा अपने अनुनासिक, जैसे चांद, आंख, ऊंट, मैं आदि। ध्यान रखना, कई बार आप बिंदी के रूप में ये जो क वर्ग का 5वां वर्ण है अंग, इसे अंग पढ़ते हैं, ड नहीं पढ़ते, ध्यान रहे, ठीक है ना। प्रश्न उत्तर। व्याकरण शब्द को विच्छेद कर उसका शाब्दिक अर्थ बताइए। भाषा शब्द का अर्थ बताते हुए परिभाषा लिखिए। अनुस्वार और अनुनासिक को उदाहरण सहित समझाइए। स्वर और व्यंजन में अंतर बताओ।